सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है केवीएस, ईएमआरएस, एनबीएस में हिंदी लिटरेचर का टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए ही क्लास है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो आज की क्लास में हम प्रश्न करते हैं, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आंकलन कीजिए। ये यूपीएससी में 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है ये देखते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बनेंगे। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो यूपीएससी में आए हैं या अदर एग्ज़ाम्स जो हुए हैं जिनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे। क्योंकि जो केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस ने है वो पैटर्न जो अब बदला है एग्ज़ाम का। तो पहले क्या था, सब्जेक्टिव नहीं आता था, तो अब की बार से आया है। तो हमारे पास कोई प्रीवियस पेपर नहीं है, तो हम जो पहले के जितने भी हमारे सिविल सर्विसेज या अदर एग्ज़ाम है जिनमें सब्जेक्टिव आया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो देखते हैं हमारा प्रश्न, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आंकलन कीजिए। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को निश्चित दिशा दी। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने दौर में रहे हैं, बल्कि किसान जीवन की उनकी पकड़ और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। आप सबको पता है प्रेमचंद जो है वो उपन्यास और कहानी इन सब के सम्राट माने जाते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने यथार्थवाद को बिल्कुल उभारा है। जो स्थिति थी उस दौरान लोगों में, उसे उसी समय के अनुसार बिल्कुल यथार्थ रूप में अपनी लेखन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। किसान जीवन के यथार्थवादी चिंतन में प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार रहे हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरता है, उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में गरीब, श्रमिक, किसान और स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण उनकी दर्जनों कहानियों और उपन्यासों में हुआ है। उनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? सदगति, कफन, पूस की रात और गोदान आदि में इन सब चीज़ों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। सामाजिक सुधार, प्रेमचंद का साहित्य या सामाजिक जागरूकता के प्रति प्रतिबद्ध है। उनका साहित्य आम आदमी का साहित्य है। सामाजिक सुधार संबंधी भावनाओं का प्रबल प्रभाव उन्हें कभी कभी एक कल्पित यथार्थवाद की ओर खींच ले जाता है। फिर भी कल्पना और वैविधता के कथा साहित्य को निकालकर उसे समय और समाज के रूबरू खड़ा करके वास्तविक जीवन के सरोकारों से जोड़ा। किन्होंने? प्रेमचंद ने। पहले जो उपन्यास कहानियाँ थी वो कल्पना प्रधान थी, कल्पनाओं पर आधारित थी, उनमें यथार्थवाद देखने को सिर्फ नाममात्र था। लेकिन जब से प्रेमचंद आए लेखन की उसमें, तो उन्होंने क्या था, लोगों की समस्याओं को, जैसे वो जी रहे हैं, जैसा जीवन है, जैसी कठिनाई वो झेल रहे हैं, उनको बिल्कुल यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। तो यथार्थवाद, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी कहानियों में जहाँ एक और रूढ़ियों, अंधविश्वासों, अंध परंपराओं पर कड़ा प्रहार किया गया, वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदनाओं को भी उभारा गया है। यदि प्रेमचंद युग का आरंभ सेवा सदन में है, तो उनका उत्कर्ष गोदान में है। आदर्शों और विचारधाराओं को वे अपने पात्रों पर थोपते नहीं हैं, बल्कि अंतर्मन या अंतरात्मा की आवाज़ की तरह स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होने देते हैं। सेवा सदन और कायाकल्प में जहां सांप्रदायिक समस्या उठाई गई हैं, वहीं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्म भूमि और गोदान में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। समाज में नारी की स्थिति और अपने अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता इनके लगभग सभी उपन्यासों में देखने को मिलती है। जब नारी जीवन की बात करें तो इनका एक उपन्यास है निर्मला, जो काफ़ी चर्चित उपन्यास है, सभी को पढ़ना चाहिए। जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी इनकी कहानियाँ, प्रेमचंद की उपन्यास ज़रूर पढ़ने चाहिए, ताकि आपको समाज की उस
समय की के बारे में आपको ज्ञान हो कि उस समय क्या परिस्थितियां रही थी, और आज भी वही परिस्थितियां देखने को मिलती है। जब उनकी बात करते हैं किसानों को लेकर, जो उन्होंने बात की है किसानों को लेकर, आज भी वही समस्याएं किसानों को, आज भी उन्हीं समस्याओं से घिरा हम पाते हैं किसान को। गबन और निर्मला में मध्य वर्ग की कुंठाओं का बड़ा ही स्वाभाविक और सजीव चित्रण किया गया है। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं को कर्म भूमि में सर्वोत्तम रूप से क्या है, उजागर किया गया है प्रेमचंद के द्वारा। अगला पॉइंट है स्वाभाविक। अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने अपनी स्वाभाविक भूमि की विरासत को वैसे ही सुरक्षित रखा जैसे अपने उपन्यासों में। उनके सजग दृष्टापन की उपस्थिति वहां भी है। वे कफन के घीसू और माधव हो या ईदगाह का हामिद हो या बूढ़ी काकी, उनकी यथार्थ मानसिकता के प्रति प्रेमचंद जी पूरी तरह सजग हैं। चाहे हामिद ने भले ही अपनी तार्किक प्रतिभा से अपने चिमटे को अन्य बच्चों के खिलौनों से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया हो, लेकिन उन खिलौनों के प्रति उसकी ललक प्रेमचंद से छुपी नहीं है। जब बात करते हैं ईदगाह की, ईदगाह में जब हामिद अपनी दादी के लिए क्या लेकर आता है, मेले में जाने के बाद सभी बच्चे खिलौने लेते हैं, लेकिन हामिद जो है वो क्या लेता है, चिमटा लेता है। लेकिन उसके बावजूद वो सभी खिलौनों से अपने चिमटे को श्रेष्ठ बताता है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के मन में जो खिलौनों के लेकर एक ललक होती है, वो भी उसमें दिखाई गई है। अगला पॉइंट है रूढ़िवाद का विरोध। जिस समय मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ, वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी प्रभावित हुए। तब प्रेमचंद ने कथा साहित्य का सफर शुरू किया और अनेकों प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति काल के शस्त्र से मुक्त कराने का क्या है, संकल्प लिया। अपनी कहानी बालक के माध्यम से यह घोषणा करते हुए कहा है कि मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं। ये प्रेमचंद जी का कथन है। अगला पॉइंट है समाज में व्याप्त रूढ़ियां। सामाजिक रूढ़ियों के संदर्भ में प्रेमचंद ने वैवाहिक रूढ़ियों जैसे बेमेल विवाह, बहु विवाह, अभिभावकों द्वारा आयोजित विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, पतिव्रत धर्म तथा वारंगना विधि के संबंध में बड़ी संवेदना और सचेतना के साथ लिखा है। तत्कालीन समाज में यह बात घर कर गई कि तीनों पुत्रों के बाद जन्म लेने वाली पुत्री अपशगुन होती है। उन्होंने इस रूढ़ि का अपनी कहानी तैतर के माध्यम से कड़ा विरोध किया है। अतः निष्कर्ष क्या होगा, साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और कहानियां आज भी प्रासंगिक है। आज भी वही समस्याएं समाज में देखने को मिलती हैं जैसी उनके उपन्यास और कहानियों में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। पहले जो प्रेमचंद की कहानियां थी वो पहले आदर्शवाद उसमें दिखाया गया था, फिर आदर्श से उन्मुख होने के बाद वो क्या है, अपनी जो रचनाओं में क्या है, यथार्थवाद को दर्शाने लगे। उस समय की उस काल की समस्याओं को उन्होंने उभारा। जैसी परिस्थिति थी उसी परिस्थिति में वही समस्या को यथार्थ रूप में दिखाना, बिल्कुल वास्तविक रूप में दिखाना, ये प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद की कहानियों में देखते हैं, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वह शिखर पुरुष हैं जिन्होंने न सिर्फ कहानियों और उपन्यासों की कर्म भूमि में बदलाव किया बल्कि उनका कायाकल्प भी कर दिया। उन्होंने अपनी कहानी कला लेखन का आरंभ जिस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के धरातल पर किया, उसका अंत चरम यथार्थवाद के शिखर कहानी कफन पर जाकर समाप्त किया था। इनकी जो आखिरी कहानी है वो है कफन। इसलिए उनके इस कहानी इतिहास के विकास यात्रा को एक चरण न समझकर क्या है, एक युग समझना चाहिए। जहां तक इनकी कहानियों में चित्रित आदर्शोन्मुख यथार्थ का प्रश्न है, हमें सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझना होगा।
यह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का अर्थ है कि प्रेमचंद ने आरंभ में अपनी कहानियों में जिस विषय वस्तु, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या शोषण या दलित समस्या हो, सभी पर लिखी गई, परंतु आदर्शोन्मुख इस बात में थी कि उन कहानियों का अंत यथार्थवादी न होकर हृदय परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं से आदर्शवादी बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होता था। कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले जो इनकी कहानियों में आदर्श मुख मिलता है, तो आदर्शोन्मुख से तात्पर्य है कि पहले क्या था, वो आदर्श की तरफ लेके जाते थे। उनका निष्कर्ष था कि मतलब इंसान का हृदय परिवर्तन करना, कुछ समस्या, कुछ ऐसी चीज़ दिखा दी कि वो झूठ बोलने से पाप होता है या कुछ चोरी करने से चीज़ें गलत होती हैं, तो क्या है लास्ट में फिर क्या है, जो नायक है या उपन्यास का, कहानी का, उसका क्या है, हृदय परिवर्तन दिखाया गया। लेकिन बाद में क्या है, आदर्शवादी से हट कर क्या थे, जो प्रेमचंद थे वो यथार्थवाद की तरफ उन्मुख हुए। प्रेमचंद के इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण उनकी आरंभिक कहानियों में मिलता है, जिसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसमें मिलता है। आदर्शोन्मुख सबसे पहले है पंच परमेश्वर। इस कहानी में प्रेमचंद भारतीय न्यायिक प्रणाली को ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली से बेहतर सिद्ध करना चाहते थे। बड़े घर की बेटी, इसमें प्रेमचंद आनंदी नामक पात्र के माध्यम से संयुक्त परिवार की महत्ता को स्थापित करते हैं, जिससे वह आनंदी अपमान सहकर भी परिवार की परंपरा और इज्जत की रक्षा करती है। फिर है इनकी कहानी बूढ़ी काकी। इसमें प्रेमचंद ने वृद्ध वर्ग की समस्या को प्रस्तुत किया है और आज भी समाज की एक करूर सच्चाई है। जो वृद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं, वृद्ध वर्ग को लेकर जो समस्या इन्होंने अपने साहित्य में दिखाई, वो समाज में कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलती है। इसके आधार पर उन्होंने यह बताया है कि बूढ़ी काकी जब जूठे पत्तल से खाना खा रही थी, तब उसकी बहू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब इसमें क्या है, यथार्थवाद को दिखाया गया, बात यथार्थवाद की हो रही है। फिर है मुक्ति पथ कहानी में, इसमें प्रेमचंद ने एक अपराधी के हृदय परिवर्तन को चित्रित किया है, जो गांधीवादी मूल्यों का परिचालक है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानी काल के विकास के 2 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला चरण है 1017 से 1925 ईस्वी तथा दूसरा है 1925 से 1936 ईस्वी का, जिसमें पहला चरण है जिसमें उपरोक्त कहानियों का वर्णन किया गया है, सभी क्या है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर लिखी कहानियां हैं। इस धरातल पर लिखी गई कहानियों को लिखे जाने का मूल कारण यह था कि प्रेमचंद के आगमन से पहले, यानी प्रेमचंद पूर्व युग में आदर्शवाद, नैतिकता, राष्ट्रवादी तथा सुधारवादी कहानियां क्या है, लिखी जा रही थी। साथ ही साथ 1915 के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गांधी जी का आगमन हो गया था, जिन्होंने हृदय परिवर्तन, समाज सुधार तथा व्यक्ति के अंदर निहित अच्छाइयों पर क्या है, बल दिया। जो प्रेमचंद पूर्व के साहित्य की बात करें तो उसमें क्या था, कल्पनाओं पर प्रधान था। ऐसे ऐसे साहित्य लिखे जाते थे, उसमें कोरी कल्पना थी। फिर धीरे धीरे हृदय परिवर्तन तक आए, समाज सुधार की बात करने लगे। तो ऐसे ऐसे जब प्रेमचंद आए तो उन्होंने शुरू में अपने में लेखन में हृदय परिवर्तन, समाज सुधार की बात की, लेकिन वो धीरे धीरे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ चल दिए। इसका प्रभाव की लेखन कला पर दिखता है। प्रेमचंद की लेखन कला पर इसका प्रभाव दिखता है। जो प्रेमचंद पूर्व का जो साहित्य था, उसका प्रभाव जब प्रेमचंद लिखते हैं शुरुआत में, तो प्रेमचंद की लेखन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, तथा यही इनके आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लेखन का क्या है, आधार बन जाता है। परंतु 1925 के पश्चात भारतीय प्रेमचंद की कहानी का दूसरा चरण आरंभ होता है, तथा यह वह दौर है जहां भारत में समाजवादी विचार तथा सहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात गांधीवादी विचारों से मोहभंग होने के कारण प्रेमचंद की रचनाओं से आदर्श है लगता है तथा यथार्थ हावी होने लगता है। मतलब आदर्श कहीं ना कहीं कम होता जाता है और क्या है, यथार्थ हावी होने लगता है।
दूसरा जब दौर आता है, दूसरा चरण आता है जब भारत में समाजवादी विचार तथा जब असहयोग आंदोलन आता है, जब गांधी जी आते हैं, तो जब असहयोग आंदोलन की विफलता हो जाती है, गांधीवादी विचारों से लोगों का मोह भंग हो जाता है, तो क्या है, प्रेमचंद क्या है अपनी रचनाओं में आदर्श तो लाते ही लाते हैं, उसके साथ साथ यथार्थवाद भी उनकी रचनाओं पर हावी होने लगता है। क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था, इधर से गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, जनता क्या है निराश थी, हताश थी, जुल्म सह रही थी, तो क्या है उनको आदर्शवाद की जगह क्या है यथार्थवाद को दिखाना ज़्यादा उत्तम था। उस समय समस्याएं क्या है वो क्या है जनता तक पहुंचाना, उस चीज़ों को उठाना था, तो वो काम क्या है प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। तथा इसी दौर में प्रेमचंद ने निम्न यथार्थवादी कहानियों की क्या है रचना की। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है ईदगाह। इसमें प्रेमचंद ने इस यथार्थ को प्रस्तुत किया है कि गरीबी कैसे एक बच्चे का बचपना छीनकर उसे समय से पहले परिपक्व बना देती है और बूढ़ी अमीना बालक हमीद और हमीद अमीना बन जाता है। फिर बात करते हैं दूसरी कहानी सदगति। यह दलित समस्याओं के यथार्थ को बयान करने वाली कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी, इसमें प्रेमचंद ने नवाबों के जरिए कैसे राजा को प्रजा की चिंता नहीं है उस यथार्थ को दिखाया गया है। फिर है पूस की रात। यह प्रेमचंद की चरम यथार्थवादी कहानी कही जा सकती है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि कैसे एक किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपने लिए कंबल नहीं खरीद पाता है। और इसमें दिखाया गया ना पूस की रात में कैसे वो ठंड से खेत में रहता है किसान, और उसके साथ एक कुत्ता भी रहता है उसका, और वो ठंड से कैसे एक दूसरे के चिपक जाते हैं। तो क्या है कि ये दिखाया गया कि तो किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या है वो अपने लिए कंबल नहीं खरीद पाता, और उसकी कमाई पर अमीर वर्ग क्या है ऐश करता है। फिर जो इनकी आखिरी कहानी है कफन, उसमें दिखाया गया कफन पर जाकर प्रेमचंद का जो यथार्थ है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार घीसू और माधव की गरीबी उसे संवेदनहीन बना देती है तथा वे कफन के पैसे से खाना खा लेते हैं। अतः प्रेमचंद की कहानी कला की बखूबी इस बात में ही है कि वह हमारे समाज का क्या है आईना प्रस्तुत करती है, तथा इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से चरम यथार्थवाद तक के सफर में वे भारतीय समाज की तमाम सच्चाइयों को वर्तमान समय में भी प्रस्तुत कर प्रासंगिक बना देते हैं। तो ये थे प्रेमचंद से संबंधित हमारे 2 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा के लिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का।